हेलो एवरीवन। वेक्टर्स के लेक्चर 5 में आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट से पहले हमने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट। हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि उसका आंसर जो है वो स्केलर आता है। और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसका आंसर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। और इसके बाद इसको रिप्रेजेंट क्रॉस से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें जो साइन रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्रॉस से यूज़ करते हैं। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। इट इज़ डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, b vectors magnitude and sine of theta. Theta is angle between vector A and vector B. जैसे कि हम कह रहे हैं कि इसका आंसर वेक्टर आना चाहिए, तो A मैग्नीट्यूड है मीन स्केलर है, B भी स्केलर है एंड साइन थीटा का आंसर भी एक स्केलर आता है। तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर यूनिट वेक्टर की ज़रूरत है जिसको हम n यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इनमें एंगल थीटा क्या है, एन यूनिट वेक्टर क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में है एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा कैसा है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो ये इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ए क्रॉस बी है तो ये स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पे, और अगर बी क्रॉस ए है तो स्टार्ट होगा बी से और एंड होगा ए पे। तो एंगल के बाद हम बात करते हैं एन यूनिट वेक्टर की। तो एन यूनिट वेक्टर क्या है? एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। किस प्लेन के ऊपर नॉर्मल? प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा एन यूनिट वेक्टर। हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, इनके दरमियान में एंगल ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है। तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर या इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर होगा। ये दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बनाएंगे जो कि ये होगी, पैरेललोग्राम बनेगी। पैरेललोग्राम एक प्लेन है जिसका कोई एरिया होता है। इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर की होगी। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये प्लेन है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर की होगी। इसको मालूम करने का तरीका क्या है? एन यूनिट वेक्टर को मतलब प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन भी हो सकती है और ये डायरेक्शन भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल हमें बताएगा कि जो इसके ऊपर डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड टू द प्लेन है या फिर डाउनवर्ड टू द प्लेन है। मींस के अगर इस प्लेन ये एक प्लेन है तो इससे बाहर की तरफ आने वाला वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर होगा और जो इसकी तरफ अंदर की तरफ जा रहा है वो वाला वेक्टर भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम कौन से वाला वेक्टर कंसीडर करें, जो बाहर की तरफ आ रहा है या जो अंदर की तरफ इस प्लेन के इनटू द प्लेन जा रहा है, कौन से वाला वेक्टर कंसीडर किए? तो उसके लिए फिर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आपने रखना है पहले वेक्टर की तरफ। ए पहले लिखा है तो ए हमारा पहला वेक्टर है, ए वेक्टर, और इस कर्ल करना है अपनी फिंगर्स को दूसरे वाले वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बी डायरेक्शन में।
तो b की डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल हुई तो थंब आउट टू द प्लेन है, तो इसका मतलब ये वाला जो n यूनिट वेक्टर है आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन अगर हम करें b क्रॉस a तो पहले फिंगर्स रखेंगे b की तरफ, कर्ल करेंगे a की तरफ, तो ये a की तरफ कर्ल नहीं हो रही, a दूसरी तरफ है, हाथ की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, b इस तरफ है, अब इस डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, कर्ल करेंगे a की तरफ, थंब इनटू द प्लेन है, तो इसका मतलब ये है कि b क्रॉस a जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा। तो राइट हैंड रूल हमने डिफाइन कर लिया। राइट हैंड रूल डिफाइन करने के बाद ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये साइन थीटा ही क्यों यूज़ किया जाता है, साइन थीटा ही क्यों यूज़ किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम थीटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉज के साथ करते हैं, कॉज थीटा, और उसकी रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि कॉज की रीज़न क्या है। कुछ ऐसी फिज़िकल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जब एंगल ज़ीरो हो, थीटा ज़ीरो हो, तो उस चीज़ का जो आंसर आ रहा हो, प्रोडक्ट का जो आंसर आए वो मैक्सिमम आंसर आए। जैसे वर्क डन की हमने एग्जांपल दी थी कि वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में अगर एंगल ज़ीरो होता है तो मैक्सिमम वर्क हो सकता है, बॉडी ज़्यादा दूर तक जा सकती है, वर्क ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्रीज हो तो वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होता है, तो वो उस बिहेवियर को कॉज एक्सप्लेन करता है। अब इस बिहेवियर को साइन एक्सप्लेन करेगा, कौन से वाले बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम एक पॉइंट से फिक्स कर दें, जहाँ से ये मैंने इसके कैप को पकड़ा है, ये यहाँ से फिक्स कर दिया, अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इसकी वजह से ये रोटेट करेगा। अब ये जो रोटेशन है, अगर मैंने जहाँ से इसको पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट है जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ से इस तक का जो वेक्टर है r, और मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करेगा। तो फोर्स के दरमियान में और r के दरमियान में जो वेक्टर है वो एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है, तो 90 के ऊपर मैक्सिमम आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स लगाऊं इस तरफ या इस तरफ, मतलब इस r वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इसको ज़ीरो आंसर देना चाहिए। तो ज़ीरो पे ज़ीरो आंसर देना चाहिए, एंगल ज़ीरो पे ज़ीरो आंसर, और एंगल 90 पे मैक्सिमम आंसर देना चाहिए रोटेशन के केस में। और ये बिहेवियर रखता है साइन, कि साइन ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो होता है और 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। इस वजह से रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो साइन जो है वो यूज़ हुआ करेगा। यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने साइन यूज़ करना है या कॉज यूज़ करना है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि अगर वेक्टर्स की जगह बदल दी जाए और आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो इसको हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैं लिखता हूँ a क्रॉस b का रिजल्ट मुझे पता है। अगर मैं अब b क्रॉस a लिखूँ तो इक्वल होगा b मैग्नीट्यूड, b वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, a वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। इसको ओपन किया, साथ में क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे एक n यूनिट वेक्टर आना है, कोई यूनिट वेक्टर आना है। इस केस में n यूनिट वेक्टर है, और n यूनिट वेक्टर हमने देखा कि राइट हैंड रूल से बताते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है, राइट हैंड रूल ये बताता है कि अगर हम अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखें और कर्ल करें दूसरे वाले वेक्टर्स की तरफ, तो थंब जो है वो a क्रॉस b की डायरेक्शन, मतलब n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ पे जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बताएगा ये थंब a क्रॉस b से। अब हमें चाहिए है b क्रॉस a, तो b की तरफ फिंगर्स रखें, कर्ल करें, a की तरफ हमारा थंब जो है इनटू द प्लेन है। तो इसका मतलब है n यूनिट वेक्टर हमने आउट ऑफ द प्लेन कहा था, तो इनटू द प्लेन को हम क्या कहेंगे, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये n यूनिट वेक्टर नेगेटिव होगा, माइनस n यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब इस वाली डायरेक्शन को जैसा कि यहाँ पे इस तरफ नज़र आ रही है, अगर प्लेन ऐसी है तो ये वाली डायरेक्शन n यूनिट वेक्टर है, और ये वाली डायरेक्शन डाउन टू द प्लेन जो है नीचे की तरफ वो माइनस n यूनिट वेक्टर है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। हमें पता है कि एक वेक्टर के साथ नेगेटिव लग जाए तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे n यूनिट वेक्टर की बजाय माइनस n यूनिट वेक्टर आएगा।
ये माइनस बाहर लिख दें, ये ए और बी स्केलर्स हैं, इनकी जगह बदली जा सकती है, ए की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें, तो ये आएगा ए, माइनस तो बाहर आ गया, ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। अब ये देखें माइनस के बगैर जो टर्म बची है हमारे पास, माइनस के बगैर ये सारी टर्म ये वाली है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। तो ये लिखा जाएगा ए क्रॉस बी एंड माइनस, इस सारे को ए क्रॉस बी, और इस तरफ क्या है बी क्रॉस ए। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मीन्स ये एक नेगेटिव साइन साथ में आता है। नेगेटिव साइन आने की वजह से इसको हम कहेंगे एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, नेगेटिव साइन आ गया है साथ में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में की बात करते हैं, अगर वेक्टर्स पैरेलल हों, पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? हम जानते हैं पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि उनके दरम्यान में एंगल जीरो होगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरम्यान में जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्रीज होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब हमने लेट किया हुआ है ए और बी सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल है, तो फिर इनका आंसर क्या आएगा? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड देन साइन ऑफ एंगल 0 डिग्रीज एंड एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 का आंसर 0, ये सारा 0 मीन्स ये एक नल वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी हमें एक नल वेक्टर गिवन करेगा। नल वेक्टर कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। पैरेलल के बाद हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में एंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्रीज होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ 90 डिग्रीज एंड एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 91 आंसर देगा ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आंसर अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये आंसर 90 डिग्रीज पे उन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, साथ में जो डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। इस बात को वाजे करते हैं हम अपने यूनिट वेक्टर्स के लिए कि यूनिट वेक्टर्स के लिए ये किसके इक्वल होगा। इन दोनों को अप्लाई कर लें, पैरेलल वाले को और परपेंडिकुलर वाले को यूनिट वेक्टर्स के लिए। तो पहले केस में देख लें, यूनिट वेक्टर्स में ये आंसर किसके इक्वल आएंगे? इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं अप्लाई करूं यूनिट वेक्टर्स के लिए, तो सबसे पहले आई क्रॉस आई वेक्टर पैरेलल आ गए हैं। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स का आंसर नल वेक्टर आएगा, मीन 0 आएगा। हम 0 लिख देते हैं, नल वेक्टर है। उसके बाद जे क्रॉस जे, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? जे क्रॉस जे, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसका आंसर भी 0। एंड देन के क्रॉस के, इनका आंसर भी 0। तो सेम वेक्टर्स होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखते हैं, जैसा कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, क्या आंसर आएगा? इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड एंड एन यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ज़रा, आई यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा? ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है और ये के यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। आई और जे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, नज़र आ रहा है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ये आंसर आएगा। लेकिन
आई की मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे की मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो एन यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा? आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होगा? के यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर जस्ट के यूनिट वेक्टर। अब ये क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर के तो है, लेकिन हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो, इस के की डायरेक्शन टू द आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसका तरीकाकार क्या है? राइट हैंड रूल से आई की तरफ अपनी फिंगर्स रखें, जे की तरफ कर्ल करें, थंब बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो पॉजिटिव के आएगा। और इसी तरह अगर मैं जे क्रॉस के कहूँ, जे क्रॉस के, जे और के ये भी परपेंडिकुलर है, आंसर थर्ड वन आएगा। ये आपने डायरेक्ट देख लेना है कि जे और के है तो आंसर थर्ड आएगा, जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर थर्ड ही होगा, तो वो आई यूनिट वेक्टर होगा। तो आई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ ये चेक करना है। तो जे के ऊपर फिंगर्स रखें, कर्ल करें बाहर की तरफ, क्योंकि ये के यूनिट वेक्टर ये बाहर की तरफ है। जे की तरफ फिंगर्स रखी, कर्ल की बाहर की तरफ, ये के की तरफ, तो थंब आपका पॉजिटिव आई की तरफ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह के क्रॉस आई लिखा जाए तो ये आंसर आएगा जे यूनिट वेक्टर। ये भी राइट हैंड रूल से देखा जा सकता है, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इन दोनों की जगह बदल दूं, आई क्रॉस जे की बजाय मैं इसको लिखूं जे क्रॉस आई, तो हम जानते हैं कि जगह बदलने से आंसर माइनस आएगा, तो इसका मतलब आंसर माइनस के आएगा इस केस में। और अगर हम यहाँ पे भी के क्रॉस जे लिख दें, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर आएगा। और यहाँ पे आई क्रॉस के लिख दें तो जे यूनिट वेक्टर, माइनस का जे यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये हमने नेगेटिव लिख दिए इस वजह से, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये यूनिट वेक्टर्स के आंसर होंगे। इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप एक सर्कल बनाएं जिसमें आप एक जगह पे आई लिखें, फिर जे लिखें और फिर के लिखें। आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ और के से आई की तरफ, इस ऑर्डर में एरो बनाएं। अब इनके आंसर देखें, आई क्रॉस जे का आंसर, आई से जे की तरफ जाएंगे आंसर के आएगा। इस ऑर्डर के मुताबिक आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस ऑर्डर को फॉलो ना किया, जे से आई की तरफ गए मीन्स जे क्रॉस आई किया, तो आंसर माइनस के आएगा। इस एरो को अगर आपने फॉलो ना किया, ये एरो हमने कैसे लगाए थे? आई से जे की तरफ गए थे तो आई जे के, इसी ऑर्डर में, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमने एरो लगाए, आई जे एंड के, और इस ऑर्डर के अंदर हमने इसके क्रॉस प्रोडक्ट को याद कर लिया कि आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा और के क्रॉस आई जे आएगा। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर को फॉलो ना करूं, आई क्रॉस के लिख दूं, आई से के की तरफ चला जाऊं, ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो जब ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, आंसर माइनस जे आएगा। देख लें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल है। तो ये यूनिट वेक्टर्स के अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने एक तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस उसकी डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की, कि उससे हम वेक्टर्स के क्या मालूम कर सकते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेनी है और किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे वही क्या बनती थी, उसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन आती थी। आज हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले आप मुझे ये बताएं कि इस वेक्टर, ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? ये कोई लेंथ ए है, ये कोई लेंथ बी है, तो आप कहेंगे कि इसका जो एरिया है डेफिनेटली ए मल्टीप्लाई बी होगा। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका एरिया देगा। लेकिन अगर हम बात बदल दें और वो ये है कि अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा हो, स्ट्रेट नहीं है, अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज था, अब एंगल 90 नहीं है, 90 से कुछ कम है, इसका एरिया बताएं। ये फिर लेंथ ए है, ये फिर लेंथ बी है। तो अब इस केस में आंसर ए बी नहीं आएगा,
तो इसका तरीकाकार ये होता है इसका एरिया मालूम करने का, वो ये है कि बेस हमें पता है वो a है, बेस को इसकी एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, तो एल्टीट्यूड हमें मालूम करना है, इसके हेड से इसके एक कोने से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा के सामने वाली लेंथ, क्योंकि इस ये वाला ये एंगल 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो जो भी लेंथ लिखनी है बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की मदद से लिखनी है तो ये b साइन थीटा होगी। तो ये इसकी b, ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है ये b साइन थीटा है, ये वाली लेंथ b साइन थीटा है, और इसके जो बेस है वो a है, जो बेस है वो a है। तो अब आपने इसका एरिया बताना है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट और एल्टीट्यूड, और वो है b साइन थीटा। ये b ये वाली लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ये रिलेशन वही नहीं है जो a और क्रॉस b है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करूं और उसकी मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड मतलब कि यूनिट वेक्टर ना लिखें, तो ये आंसर आएगा a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, b वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। एन यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये सारा आंसर अगर मैं इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। तो अब आप बताएं कि a क्रॉस b करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और हमने देखा कि ए बी साइन थीटा तो क्या होता है, ऐसी एक फिगर का, ऐसी प्लेन का ये एरिया होता है। तो ये एरिया है, ये सारा नंबर एरिया है। ए क्रॉस बी की अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर की जाए तो ये आंसर देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया देगा, ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर हम कोई इसकी एग्जांपल्स की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स, तो शुरू में हमने बात की थी साइन थीटा क्यों आएगा, तो उसकी रीज़न में हमने रोटेशन देखा था। तो इसकी एग्जांपल टॉर्क है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी पढ़ेंगे। और एक और एग्जांपल जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। और इस टार्क का मतलब है कि ये टार्क आर और एफ दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर। तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम कोई लेट करते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। लेट करते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और इसी तरह बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे एंड बी जी के यूनिट वेक्टर। अगर हम इनका एक क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट से, तो तीन टर्म्स ये हैं, तीन ये हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 9 टर्म्स आएंगी। उन 9 टर्म्स में से 3 एक जैसी आएंगी, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम आए तो वो 0 हो जाती हैं। तो 9 में से 3 0 हो जाएंगी, बाकी 6 बचेंगी। वो जो 6 होंगी वो कौन कौन सी होंगी ज़रा लिख लेते हैं। ए एक्स आई की आई के साथ 0 हो जाएगी, ये बचेगी ए एक्स बी वाई एंड आई क्रॉस जे, ऐसे लिखेंगे। फिर ए एक्स की बारी तीसरे वाले के साथ, तो ए एक्स बी जी एंड आई क्रॉस के,
यूनिट वेक्टर। पहले वाले की बारी ख़त्म, अब किसकी बारी, अब दूसरे वाले की बारी। दूसरे वाला इसके पहले से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी एक्स, पहले ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जे पहले, जे क्रॉस आई। अब बारी है दूसरे वाला, इससे मल्टीप्लाई होगा तो जे क्रॉस जे आएगा, आंसर 0 आएगा, ये हम लिख नहीं रहे। दूसरे वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे ए वाई बी जी एंड जे क्रॉस के। दूसरे वाले की बारी ख़त्म। अब तीसरे वाला इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरे वाला पहले इससे मल्टीप्लाई हो, ए जी एंड बी एक्स एंड के क्रॉस आई। पहले वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए जी बी वाई एंड के क्रॉस जे। अब तीसरे वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 होगी, तो ये टोटल 6 टर्म्स हमारे पास आ गई। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, इनकी वैल्यूज़ यहाँ से यूनिट वेक्टर से हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, देख लें, प्लस ए जी बी जी एंड आई क्रॉस के। आई क्रॉस के देखें, आई क्रॉस के यहाँ पे है, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल है। फिर बारी इसकी, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के होगा, प्लस इसकी बारी ए वाई बी जी जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, प्लस ए जी एंड बी एक्स के क्रॉस आई। आप देख लें कि के क्रॉस आई होना है तो आंसर जे ही आना है, बस इसमें देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। के और आई है तो आंसर जे यूनिट वेक्टर ही आना है, लेकिन ये देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो के के बाद आई ऑर्डर मेंटेन होता है क्योंकि ये लूप में चलना है, तो आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई। लूप में अगर हम चलें तो ये ऑर्डर ठीक है, के बाद आई ही आना है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव आएगा। इसके बाद लास्ट पे प्लस ए जी बी वाई के क्रॉस जे, के बाद जे नहीं आता, जे के बाद के आता है, इसका मतलब आंसर आई तो आएगा लेकिन माइनस का आई आएगा। ये 3 टर्म्स नेगेटिव हैं और 3 टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब के वाले में से के कॉमन ले लें, के यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, जे वाले में से जे और आई वाले में से आई यूनिट वेक्टर। तो पहले आई वाली टर्म्स लिख लें, इन दोनों में से आई यूनिट वेक्टर कॉमन है तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख लें, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई एंड आई यूनिट वेक्टर। फिर जे वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक जे की ये टर्म है तो इसको पहले लिख लें, प्लस ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स, और एक और टर्म जे की वो ये वाली है, ए जी, ये ए जी बी जी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी नहीं हो सकती। ए वेक्टर ए एक्स की बारी थी तो ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स था, पहले ने ए एक्स ने मल्टीप्लाई होना था, ए एक्स ने मल्टीप्लाई होना था पहले, इसके साथ वो 0 हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स बी वाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई क्रॉस के है तो ए एक्स बी जी है, यहाँ पे भी सॉरी ए एक्स आएगा। सेम टर्म्स तो हो नहीं सकती, सेम टर्म्स तो वो 0 हो जाएंगी। तो ये ए जी जे वाली टर्म एक ये है ए जी बी एक्स, और एक जे वाली टर्म ये है ए एक्स बी जी माइनस ए एक्स एंड बी जी, और साथ में जे यूनिट वेक्टर। और लास्ट पे के की कौन कौन सी टर्म्स हैं, के की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है,
तो पॉजिटिव वाली पहले लिख लें, ए एक्स बी वाई माइनस, ये माइनस की है, ए वाई एंड बी एक्स, और इसमें के यूनिट वेक्टर। तो अगर हम ये वाली जो 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स सेम वहीं से आएंगी अगर हम इनका एक डिटर्मिनेंट ओपन करें। मतलब ये कि अगर मैं ऐसे लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो इसके इक्वल होगा, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिख दें पहले ए एक्स के कंपोनेंट्स, ए एक्स, ए के कंपोनेंट पहला ए एक्स, ए वाई, ए जी, बी एक्स, बी वाई एंड बी जी। डिटर्मिनेंट, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट ओपन करूँ तो सेम यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर तो आया था ए क्रॉस बी से, तो डिटर्मिनेंट का आंसर और ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट जिनको ओपन करना नहीं आता वो देख लें एक दफ़ा, इसको हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर लिखें जो सबसे ऊपर है, इसके नीचे जो कॉलम है इसको छोड़ दें, इसके सामने जो रो है वो छोड़ दें, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये लिखा जाएगा आई यूनिट वेक्टर और 2/2 का ए वाई, ए जी, बी वाई एंड बी जी, ये 4 टर्म्स लिखी जाएंगी आई में। फिर माइनस जे, यहाँ पे याद रखना है पहला पॉजिटिव फिर दूसरा नेगेटिव, माइनस जे। अब जे के नीचे वाली छोड़ देनी है, सिर्फ ए एक्स बचेगा, ए एक्स एंड बी एक्स, और इधर ए जी एंड बी जी बचेंगे एंड डिटर्मिनेंट। फिर के की बारी, तो प्लस के यूनिट वेक्टर मॉड, के नीचे वाली टर्म छोड़ देनी है, उसके सामने वाली ये वाली आई जे के भी छोड़ देनी है, ये वाले बचेंगे ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स एंड बी वाई। डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है, इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, फिर इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, ये पहले डिटर्मिनेंट को, इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को ख़त्म किया, ये टर्म आई और साथ में आई यूनिट वेक्टर। अब पहली टर्म देख लें मैच हो गई है, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई एंड आई यूनिट वेक्टर, तो पहली टर्म यहाँ से मैच हो गई है। अब माइनस जे, माइनस का जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर बाद में लिख लें, माइनस बाहर है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना ये होता है कि पहले इन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये लिखे जाएंगे ए एक्स बी जी माइनस, अब इन 2 को तो बी एक्स एंड ए जी, और यूनिट वेक्टर कौन सा, जे का। यहाँ पे बाहर नेगेटिव है, यहाँ पे हमारी कोई टर्म नहीं थी जिसमें बाहर नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर इनमें से माइनस कॉमन लिखा जाए, देखें ज़रा ये बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, ए एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे आया है, इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं नेगेटिव, इस वाले नेगेटिव को अंदर लिख दूँ तो ये टर्म पहले आ जाएगी और ये टर्म बाद में आ जाएगी और ये सेम टर्म वही बन जाएगी। तो इस नेगेटिव को अगर मैं इसके साथ लिखूँगा तो फिर ये टर्म इक्वल आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ये टर्म्स इक्वल हैं। फिर प्लस के यूनिट वेक्टर, इस वाले को ओपन करें, ओपन करेंगे तो पहले इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें। डिटर्मिनेंट इन 2 टर्म्स ने मल्टीप्लाई होना है, तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई एंड बी एक्स और साथ में के यूनिट वेक्टर। तो ये टर्म सेम वही होगी, ए एक्स बी वाई एंड माइनस ए वाई एंड बी एक्स। ये टर्म्स आगे पीछे हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो इस माइनस को भी अंदर लिख देंगे तो ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। तो यहाँ से पता चला कि अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम उसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं उनके कंपोनेंट्स का, तो डिटर्मिनेंट से भी वही आंसर आता है। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड ली जाए, इस डिटर्मिनेंट का आने से, आंसर आने से जो मैग्नीट्यूड आएगी, उस मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होता है, वो
मैग्नीट्यूड एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम टार्क पढ़ेंगे, इसी की जो एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की, टार्क को हम स्टडी करेंगे।